हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। एंड यार थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल अपन स्टार्ट करें उसके पहले। सो करंटली अगले 2 या 1.5 सेशन में, अरे बाप रे, स्टार्टिंग में ही धुंधला धुंधला, क्या बात। हाँ, अगले 1.5 या 2 सेशन में हम लोग है ना म्यूचुअल फंड की रिस्क एस्पेक्ट पे बात करेंगे। अगर आप लोगों ने एकेडमिक फिनेंस में कभी भी म्यूचुअल फंड करके कोई चैप्टर पढ़ा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये सब रेशियोज पहले कभी ना कभी सुने होंगे। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले कभी इन रेशियोज के बारे में नहीं सुना है तो दिस इज योर टाइम। थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो 100% फुल टॉस होगा। आज के सेशन में अपन ये 3 चीजों पे बात करेंगे और इसमें मैं एक और ऐड करूंगा विच इज अल्फा। हालांकि अल्फा रिस्क मेजर नहीं है, अल्फा रिटर्न मेजर है, बट मेजॉरिटी लोग अल्फा को गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चल थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे ये मैंने रूपी वेस्ट से ही लिया है, ठीक है, ये मैंने रूपी वेस्ट से ही लिया है। ध्यान दीजिए, रूपी वेस्ट बोल रहा है कि ये जो फंड है, कोई भी फंड है उससे फर्क नहीं पड़ता, उस फंड का जो बीटा है दैट इज 0.93। इसका मतलब बताए क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मेरे बेंचमार्क के मुकाबले, समझना, बीटा का मतलब कतई ये नहीं होगा वो बीटा का आउटपुट होगा। बीटा का मतलब ये नहीं है। लोग यूजुअली बताऊं क्या सोचते हैं कि अगर बीटा 0.93 है सर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा इंडेक्स 10% बढ़ेगा तो मेरा फंड 9.3%। अरे क्या, दैट इज नॉट बीटा यार, दैट इज वॉट हैपन बिकॉज ऑफ द बीटा। बीटा क्या होता है पता है? बीटा इज द रिलेटिव रिस्क मेजर। जैसे कि फरारी और बीएमडब्ल्यू, फरारी इज फास्टर देन बीएमडब्ल्यू। सुनिए, ये रिलेटिव मेजर है कि मैंने बीएमडब्ल्यू के मुकाबले फरारी का कैलकुलेशन करा है स्पीड का। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख देता हूं कि फरारी इज फास्ट, तो फास्ट देन व्हाट? फास्टर देन लाइट, साउंड, एयर। किस चीज से तेज है? आपको किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, बेंचमार्क टीआरआई के साथ कंपेयर करते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स। टोटल रिटर्न इंडेक्स मतलब कि आपके उसमें डिविडेंड भी इंक्लूड किया है आपने रिटर्न में। अगेन समझना, बीटा हमें यह बताता है कि मेरे फंड का जो बेंचमार्क है, जो भी बेंचमार्क है, बेंचमार्क भी आपको अवेलेबल होगा, उसके मुकाबले मेरा फंड कितना रिस्की है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना बीटा का, वो मैंने बहुत डिटेल में म्यूचुअल फंड वाले सेशन, सॉरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले सेशंस में समझाया हुआ है। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी। एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? वो प्लेलिस्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि जिन लोगों को डर लगता है ना फाइनेंशियल मॉडल बनाने से, कभी जीवन में नहीं बनाया है, उनके लिए बहुत ही बेसिक लेवल की मॉडलिंग है। आपको ऐसा लगता है कि वो मॉडलिंग कंप्लीट करके अगर मैं कोई बहुत ही हाई फाई मेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होगा भाई। ठीक है, दैट इज जस्ट टू टेस्ट योर इंटरेस्ट वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर बीटा म्यूचुअल फंड का 1 से कम है तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड इज लेस रिस्की। अगर बीटा ऑफ द म्यूचुअल फंड इज मोर देन 1 तो इट इज मोर रिस्की, बट मोर रिस्की एंड लेस रिस्की इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट? किसके कंपैरिजन में? ठीक है, तो इन कंपैरिजन ऑफ बेंचमार्क, कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अब समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या ये है क्या सर कि अगर मेरा बीटा 1.5 है, समझना, अगर बीटा 1.5 है तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि बेंचमार्क के मुकाबले मेरी कंपनी 50% ज्यादा, मेरा म्यूचुअल फंड 50% ज्यादा रिस्की है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या हम? समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्कुल यही बोलना चाह रहे हैं। इसका आउटपुट बताऊं क्या होगा कि अगर आपका बेंचमार्क, जैसे निफ्टी 50 को बेंचमार्क किया है, मान लीजिए निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिए हैं, समझना, और आपका मान लो निफ्टी 50 का रिटर्न है 10% और आपका जो बीटा है वो बीटा है 1.5 का।
निफ्टी 50 ने अगर 10% का रिटर्न दिया है और आपका म्यूचुअल फंड का बीटा 1.5 है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उस म्यूचुअल फंड से कि मेरे म्यूचुअल फंड तू मेरे को कम से कम 15% का रिटर्न तो दे। क्या देखना, समझना मेरी बात, बहुत प्लेन गणित समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको कई बार बता चुका हूं। कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो नींव होती है ना, जो बेसिक फाउंडेशन है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, दैट इज नथिंग बट रिस्क एंड रिटर्न। मैंने इसको एनआईएसएम सीरीज में भी दोहराया है। हायर रिस्क, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या ये मतलब है क्या कि अगर मेरे म्यूचुअल फंड का बीटा हाई है, ज्यादा बीटा है, तो वो खराब म्यूचुअल फंड है? समझना, आपको इसके लिए है ना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अल्फा का। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अल्फा का। आप समझो मेरी बात कि पहले अल्फा की डेफिनेशन तो पढ़ो। लोग बिना डेफिनेशन पढ़े ही अल्फा 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 चिल्ला रहे हैं। मैं अभी बता देता हूं आपको अल्फा क्या समझ में आता है। ठीक है, आप मेरे को बोलना कि हाँ सर जो आप बोल रहे हो बिल्कुल अल्फा वैसे ही, और मैं उसको प्रूव करके बताऊंगा दैट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अल्फा की, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अल्फा रिफर्स टू सरप्लस रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड कंपेयर टू द बेंचमार्क रिटर्न। यहां तक आके व्यक्ति रुक जाता है। पता है आपको लोग क्या बोलते हैं कि सर जैसे मान लीजिए मेरे म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 18%, वेरी गुड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, और मेरा जो बेंचमार्क था वो था निफ्टी, और निफ्टी का रिटर्न है से फॉर एग्जांपल 15%, वेरी गुड। सुनना मेरी बात, तो सर सिंपल सी बात है, जो मेरा अल्फा हुआ वो अल्फा हुआ मेरा 18 माइनस 15, 3% का अल्फा हुआ, है ना? गलत, ऐसा नहीं होता अल्फा। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं जो बता रहा हूं वो मैं आपको एकदम लॉजिकल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा बार बार बंदा साइड में देख के क्यों बात करता है। मेरी स्क्रीन यहां पर है, मैं इसको इधर ले आता हूं तो इधर देख के बात करूंगा। ठीक है, अभी नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अभी क्या है, हमने एडजस्टेड फॉर रिस्क वर्ड यहां पर बचपन से अवॉइड कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अल्फा तो सरप्लस रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड ओवर इट्स बेंचमार्क रिटर्न बट एडजस्टेड फॉर रिस्क। सुनिए मेरी बात, अब यहां पर है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ब्लैक बोर्ड वाली टीचिंग है, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैं एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली में अल्फा क्या है, अगर आपको अल्फा निकालना है ना तो हमको 3 स्टेप के अंदर काम करना पड़ेगा। 3 बेसिक स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, आप पहले ये समझो कि यहां पर एक नई टर्म आपको दिख रही होगी, रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, रिटर्न वी विल अर्न विथ जीरो रिस्क। और अपन इसको सिंप्लिसिटी के लिए, हालांकि होता नहीं है बट उतना डिटेल में अपन जाएंगे नहीं कभी भी यहां पर, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल देता हूं कि जो 10 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड है या गवर्नमेंट का कोई भी बॉन्ड है, कि गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट करेगी नहीं सर प्रैक्टिकली, ठीक है, करती है गवर्नमेंट डिफॉल्ट, वो सब एडजस्टमेंट में अभी नहीं घुसूंगा। आप ये अज्यूम कीजिए इस टाइम पर कि रिस्क फ्री रेट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का रेट है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर अल्फा कैलकुलेट अपन करते हैं, और क्या मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है? नहीं बाबू, समझना पड़ेगा, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं समझाता, आप मेरे को पूरे यूट्यूब में बता दो अगर किसी ने ऐसा समझा रखा है तो आपको अल्फा के बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है, सबसे पहले अपने को सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसमें? मेरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न में और रिस्क फ्री रेट में। देखिए ये वाला म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट का रिटर्न। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7% दे रही है, समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर से फॉर एग्जांपल मुझे 5% दे रही है, ठीक है, और म्यूचुअल फंड मुझे 11% दे रहा है, तो वो रिस्क फ्री रेट जहां पर मैं जीरो रिस्क से पैसा डालता और मुझे 5% मिलता, उसके मुकाबले मेरे म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा पैसा कमाया, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। समझ रहे हो आप? दिस इज माई स्टेप नंबर 1 कि
मैं आपको कैसे बताऊं, ये वाला, ठीक है, इसको अपन मैं लिख देता हूं। ये जो है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट रुके। म्यूचुअल फंड ने रिस्क फ्री से कितना ज्यादा अर्न किया, समझ। दूसरा मतलब सुपरलेटिव रिटर्न कितना है मेरा, रिस्की रिटर्न जिसके लिए मैंने रिस्क लिया। मेरे को एक बात समझा दे, अभी मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट से फॉर एग्जांपल आपको 5% दे रही है, रिस्क फ्री है, और आपका म्यूचुअल फंड भी आपको 5% दे रहा है। कहां जाओगे आप? कोई बेवकूफ होगा जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा, बोलेगा सर गवर्नमेंट 5% दे रही है, म्यूचुअल फंड भी 5% दे रहा है, गवर्नमेंट में अगर पैसा लगाता हूं तो डूबने के चांस नहीं है, म्यूचुअल फंड में तो फिर भी मेरा थोड़ा वैल्यू नीचे आ सकता है, तो मैं तो गवर्नमेंट में पैसा लगाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर म्यूचुअल फंड वालों को म्यूचुअल फंड एक्चुअली में बेचना है तो क्या उन्हें 5% से ऊपर रिटर्न देना पड़ेगा। ये जो 11% रिटर्न आया है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 6%, क्या ये रिस्क लेने की प्रीमियम है क्या, कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके जो रिस्क अज्यूम करी है ये उसकी प्रीमियम है। जो मैं एडिशनल रिस्क ले रहा हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, तो मुझे 6% ज्यादा रिटर्न चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड के मुकाबले, जो कि रिस्क फ्री है। आई होप ये आपको स्टेप नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। स्टेप नंबर 2, आपका जो बेंचमार्क रिटर्न है, निफ्टी का जो रिटर्न है, उसने कितना ज्यादा रिटर्न अर्न करके दिया आपको विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क फ्री रेट। मतलब मेरे निफ्टी का रिटर्न या मेरा जो बेंचमार्क का रिटर्न है, उसका रिटर्न कितना ज्यादा था मेरे रिस्क फ्री रेट के रिटर्न के मुकाबले। समझ रहे हो? ये सेकेंड स्टेप है मेरी, दिस इज माई सेकेंड स्टेप, समझना। एंड इसके अंदर है ना, जो ये वाला फंडा आएगा ना मेरा, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा को। कारण बताऊं क्या है? कारण यह है कि मेरा जो रिटर्न है, माय रिटर्न इज, माय फंड इज रिस्की और लेस रिस्की देन मार्केट। थोड़ा सा समझना इधर, आपको तुरंत समझ में आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो फंड है वो 11% का रिटर्न दे रहा है, जबकि जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो 8% है। तो अब यहां पर जो सामान्य बुद्धि का आदमी होगा वो क्या सोचेगा पता है? वो ये सोचेगा कि 11 माइनस 8 3% का अल्फा हो गया। समझना, 11 माइनस 8 3% का अल्फा हो गया। ऐसा नहीं है, अभी आपने रिस्क को एडजस्ट नहीं करा। मेरा जो बीटा है वो 0.75 है। मेरे म्यूचुअल फंड, मतलब मेरा म्यूचुअल फंड इंडेक्स के मुकाबले 25% लेस रिस्की है, और रिस्क फ्री रेट 5% है। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरा जो अल्फा आएगा ना, वो 3% नहीं आएगा। ये 3% का जो अल्फा है ना, ये अल्फा गलत है। आप सोचो उसने क्या करा, आपका जो फंड मैनेजर उसने क्या करा पता है आपको? उसने बेंचमार्क के मुकाबले, सुनना बहुत ध्यान से, ये जो लाइन आगे बोल रहा हूं ना, इसके अंदर ही पूरा का पूरा कंक्लूजन है। आपके फंड मैनेजर ने क्या करा है पता है? आपके फंड मैनेजर ने बेंचमार्क के मुकाबले हायर रिटर्न जनरेट करके दिया। बेंचमार्क का रिटर्न 8% था, आपका रिटर्न 11% जनरेट करके दिया, लेकिन रिस्क आपकी बेंचमार्क से कम रखी उसने। देखो आप, ये बीटा अगर 1 होता ना, तब एग्जैक्टली 3% आता आपका। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, एग्जैक्टली 3% आता। क्या होता देखो, अगर 1 मिनट समझ लो, ऐसे समझ लो, ये तो 3 है, ये 6% है, माइनस 3%, ठीक है। तो 6% माइनस 3% इंटू बीटा अगर 1 होता मेरा, तो 6 माइनस 3% का मेरा अल्फा तब जस्टिफाई हो जाता, नॉर्मल अल्फा। लेकिन अभी मेरे फंड मैनेजर ने मेरे बेंचमार्क से ज्यादा बेटर रिटर्न दिए हैं और रिस्क बेंचमार्क से कम है, तो क्या मेरे फंड मैनेजर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस चीज का? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो एडिशनल 0.75% का जो ये रिटर्न आ रहा है ना, ये नॉर्मल अल्फा है आपका। दिस इज नॉर्मल अल्फा।
व्हेन म्यूचुअल फंड का बीटा इज इक्वल्स टू 1, तब ये अल्फा काम करेगा भाई, समझ रहे हो आप। लेकिन मेरा बीटा कम है, तभी ये एडिशनल 0.75% आया है, समझना प्लीज अंडरस्टैंड। द फंड हैज यील्डेड 11% रिटर्न, आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स का 8% रिटर्न। इंडेक्स के 8% को इसने आउट परफॉर्म कर दिया, और इस दौरान उसने ये भी इंश्योर करा, ऑल वाइल मेंटेनिंग द लोअर वोलेटिलिटी विद बीटा ऑफ ओनली 0.75%। रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम, तो रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। ये तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है भाई। आपको क्या समझ में आ रहा है अब कि आप अल्फा को एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट करा जाता है? आप हमेशा अल्फा को जब कैलकुलेट करोगे ना, तो आप अल्फा को रिस्क को एडजस्ट करते हुए कैलकुलेट करोगे। मान लो एक मिनट की अल्फा 0.75 की जगह 1.5 होता, मतलब आपने रिटर्न मुझे बेंचमार्क से ज्यादा कमा के दिया। बेंचमार्क का रिटर्न था 11%, आपने कमा के दिया, बेंचमार्क का रिटर्न था 8%, आपने कमा के दिया 11%, समझना। लेकिन आपने रिस्क कितनी ली है? बेंचमार्क से 50% ज्यादा रिस्क लिए, समझ रहे हो आप। तो यहां पर 3 का अल्फा थोड़ा ना काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर आपने रिटर्न ज्यादा कमा के दिया है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो जो रिटर्न है उसके साथ आपने रिस्क भी बहुत ज्यादा ली है। मैं आपका जो अगला स्टेप है ना, इसके लिए बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अल्फा लो आ जाएगा, आपका अल्फा 1.5 आना चाहिए। और उसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों 1.5 आना चाहिए। अगर ऐसे ही बुद्धि से देखने की कोशिश करोगे आप, तो देखना, इंडेक्स का रिटर्न 8% है, सुनना, इंडेक्स का रिटर्न 8% है, और आपने मेरे को 11% रिटर्न कमा के दिया। जबकि अगर बीटा की डेफिनेशन से भी जाओ, जो डेफिनेशन आप लोग यूज करते हो, कि अगर इंडेक्स 8% रिटर्न दिया और मेरा बीटा 1.5 है, तो मेरा तो 1.5 टाइम्स होना चाहिए, तो मेरा तो 12% होना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? आपका 12%, आपको एक्चुअली में कितना कमा के दिया? 11% कमा के। तो क्या आप उसको 11 माइनस 8 करके 3% के अल्फा पे रिवॉर्ड कर दोगे क्या? यू विल से नो, नॉट 3% बॉस, 1.5%, राइट? अगर समझना, अगर अभी भी ये आपके दिमाग में किसी भी तरीके से ये कंसेप्ट नहीं बैठा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 2 बार घुमा के देखो पीछे, बैठ जाएगा, 100% बैठ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? और अगर फिर भी ना बैठे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 99% लोगों को पता भी नहीं होता कि अल्फा क्या होता है, ठीक है? आप 11 माइनस 3 करके चलते रहो, समझ। अब क्या है ना, जो बीटा की बात करी, वो बीटा रिलेटिव रिस्क को मेजर करता है कि मेरे म्यूचुअल फंड की रिस्क कितनी ज्यादा है मार्केट के मुकाबले, समझ रहे हो? इट विल नॉट मेजर कि मेरे म्यूचुअल फंड की आइसोलेशन में रिस्क कितनी है, वेदर माय म्यूचुअल फंड इज इनहेरेंटली रिस्की और नॉट। इनहेरेंट मतलब अंदरूनी रिस्क कितनी है। बीटा हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होगा, बीएमडब्ल्यू वर्सेस फरारी, समझ रहे हो? बीएमडब्ल्यू का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने कवर किया है, अगर आप जाके देखोगे तो म्यूचुअल फंड की जो एनालिसिस वाली सीरीज है, सॉरी बार बार म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं मैं, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली सीरीज है, उस सीरीज में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? अब ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है पता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यह बताता है कि मेरी कंपनी या मेरा म्यूचुअल फंड का इनहेरेंट रिस्क क्या है। ये हमेशा परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट होता है, और ये एनुअलाइज्ड फिगर होता है। इसका मतलब ये है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है मेरा, समझना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्राइस का मूवमेंट तेज रहेगा। जिस भी प्राइस का मूवमेंट तेज रहेगा ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिस्क होगी। मैं आपको इसको नंबर टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं। रूपी वेस्ट है, मैं फंड का नाम भी नहीं ले रहा, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अभी भी यहां पर कोई जादू की छड़ी के लिए वेट कर रहे हो कि मैं लास्ट सेशन के अंदर आपको कोई एक्सेल की शीट दे दूंगा जिसमें यस नो यस नो यस नो यस नो लिख के आप तुरंत बहुत बढ़िया तरीके से एकदम शानदार, ऐसी कोई शीट वीट नहीं बनती भाई, ठीक है? सब लोगों को अपना अपना दिमाग लगा के काम करना है, आपकी मर्जी हो तो काम करना, नहीं तो छोड़ सकते हो, वो जरूरत नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16% है, से फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब पता है क्या है?
इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड मेरे करंट प्राइस से या तो 16% ऊपर जा सकता है एक साल में, या 16% नेगेटिव में जा सकता है। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर ये 20% होगा तो क्या म्यूचुअल फंड 20% ऊपर और 20% नीचे चला जाएगा क्या? एब्सोल्युटली यस, चला जाएगा। समझिए अब आगे आगे क्या देखना है। जब हम अल्फा और बीटा एनालाइज करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, इसको मिस मत करना प्लीज यार, है ना। जब हम अल्फा और बीटा को एनालाइज करेंगे ना, और फंड का बीटा अगर लेस देन 1 है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिकेट करता है, सॉरी, ये इंडिकेट करता है कि मेरा फंड जो है वो रिलेटिवली लेस रिस्की है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। ठीक है, बट इंडिविजुअल रिस्क कैसे कैलकुलेट होगी? तो इंडिविजुअल रिस्क कैलकुलेट होगी स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब ऐसा मान लो कि दो फंड है, दोनों फंड के अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है, बट एक फंड का अल्फा बहुत ज्यादा हाई है, एक फंड का जो अल्फा है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। इसके दो कारण हो सकते हैं अल्फा बहुत ज्यादा हाई होने के। नंबर 1, एक कि आपने बीटा बहुत कम हो। देखो मैथमेटिकल इक्वेशन है बॉस, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन कि इस नंबर को अगर आपको हाई बनाना है ना, तो ये वाला नंबर आप लो कर दो। ये नंबर अगर आप लो कर दोगे, इसको मैं अगर 0.15 कर देता हूं, आप कैलकुलेट करके बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, या तो इस नंबर को लो कर दो, या फिर ये जो 5% वाला नंबर है इस नंबर को रिड्यूस कर दो, तो आपका अल्फा ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा कंपनी का या मेरे म्यूचुअल फंड का अल्फा इज एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई, अ गुड नंबर हाई, तो इसके दो कारण होंगे। नंबर 1, लो बीटा का फैक्टर है, एक तो कि बीटा लो है, और दूसरा इस समय इकोनॉमी में लोअर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो चल रहा है। समझ रहे हो, इस समय इकोनॉमी में लो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इज नॉट कि उतना बहुत ज्यादा कोई हाई फाई इंटरेस्ट रेट नहीं चल रहा है। ठीक है, समझना थोड़ा सा। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरे को थोड़ी सी एक चीज समझाइए कि अगर मैं इसको देखने की कोशिश करता हूं, समझ रहा, इसको देखने की कोशिश करता हूं कि फंड ए वर्सेस फंड बी, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, है ना। फंड ए वर्सेस फंड बी, कौन सा फंड बेहतर है? आप सब कुछ छोड़ दो एक मिनट के लिए और सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करो। अगर मैं रिटर्न के हिसाब से देखूं तो सर फंड ए बेटर है, वेरी गुड। अगर मैं रिस्क के हिसाब से देखूं तो फंड बी बेटर है, बहुत ही बढ़िया। समझना, अगर मैं रिटर्न्स ओवर रिस्क फ्री रेट के हिसाब से देखूं तो फंड ए बेटर है। लेकिन क्या आप रिस्क और रिटर्न को आइसोलेट कर सकते हो क्या? मैंने अभी वही तो गणित दिया पूरा आप लोगों को। क्या आप नहीं कर सकते? रिस्क और रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझ रहे हो, दोनों में चोली दामन का साथ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विद्यार्थी और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को अगर हिंदी में लिखा हुआ वो ऐसे याद आ रहा है तो मेरे को कमेंट में बताना, आपको आपके कमेंट पे मेरा पर्सनल रिप्लाई जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो रिस्क और रिटर्न को आइसोलेशन में पहले एनालाइज करते थे, तो विलियम शार्प सर ने 1966 में, ठीक है, विलियम शार्प सर ने 1966 में हम सबको एक रेशो दिया, और उस रेशो को हमने प्यार से बोला शार्प रेशो। और इस काम के लिए, मतलब उनके तो और भी बड़े काम थे, बट उनको 1990 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब समझो बात वही है सिंपल सी, कि फंड ए और फंड बी, आप बताइए फंड ए का जो रिटर्न है वो 20% है, फंड बी का रिटर्न 16% है। विच फंड इज बेटर? कोई लेमैन होगा ना, कोई रिटेलर होगा बेचारा, अपने फादर होंगे, चाचा जी होंगे, छोटा भाई बड़ा भाई होगा जो म्यूचुअल फंड फिर इन्फ्लुएंसर से सीख रहा हो, क्या बोलेगा? 20%। समझ रहे हो आप? उसने क्या करा? उसने सिर्फ रिटर्न एनालाइज कर दिया, वो रिस्क को खा गया। ठीक है, यहां पर शार्प सर बीच में आए। शार्प सर क्या बोलते हैं पता है? आप है ना, फंड की परफॉर्मेंस सिर्फ आइसोलेशन में मत चेक करिए कि इसका रिटर्न कितना है, आप ये चेक करिए, शार्प रेशो जो निकालना है आपको, वो आप ऐसे निकालिए। आप ये देखिए कि फंड ने एक यूनिट की जो रिस्क लिए, एक यूनिट की रिस्क लिए, तो 34%, अभी मैं ए की बात कर रहा हूं, है ना, 34% मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मैंने बताया आपको, इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क।
जो आपकी रिस्कीनेस को बताता है। 34% का मतलब क्या है कि मेरा म्यूचुअल फंड का जो यूनिट का वैल्यू है वो यहां से या तो 34% ऊपर चला जाएगा एक साल में आज की कंडीशन के मुकाबले, या फिर 34% नीचे आ जाए। इसको सिंपल भाषा में भी ऐसा समझ लो। तो जो एक यूनिट की मैं रिस्क ले रहा हूं, अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं रिस्क लूं, क्योंकि मुझे दोनों फंड्स को कंपेयर करना है ना, तो मेरे को दोनों का बेस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन की रिस्क में मेरे फंड ने मेरे को रिस्क फ्री रेट के ऊपर कितना एडिशनल कमा के दिया, क्योंकि ये 7% तो मैं जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन पे लेके आ जाता। ये 7% तो रिस्क फ्री रेट है ना, जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, जो पिछले एग्जांपल में 5% था मामा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? देखो 20 माइनस 7, 13 माइनस 34, लॉजिकल है बॉस। और शार्प रेशियो बी, शार्प रेशियो बी का मतलब है 16% तो रिटर्न आपने जनरेट करके दिया है, 7% तो जीरो रिस्क पे ही आ जाता। अरे 7% का रिटर्न तो जीरो रिस्क पे ही आ जाता, तो आपने एडिशनल रिटर्न कितना जनरेट करा मेरे लिए? तो आपने मेरे लिए 9% का रिटर्न जनरेट करा सर। लेकिन उस 9% के रिटर्न जनरेट करने के लिए आपने टोटल रिस्क कितनी ली? तो आपने टोटल रिस्क 28 की ली। अब आप डिवाइड करो कि 13 डिवाइडेड बाय 34 कितना आता है, और 9 डिवाइडेड बाय 28 कितना आता है, क्योंकि मेरे पास ना तो अभी कैलकुलेटर है और ना मैं एक करूंगा। और आप मुझे इसको कमेंट में लिख के बताओ कि दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। मैं बता रहा हूं, जो म्यूचुअल फंड एक यूनिट की रिस्क पे आपको ज्यादा रिटर्न देगा ना, पोस्ट रिस्क फ्री रेट वाला रिटर्न देगा, जो रिस्की रिटर्न आपको ज्यादा देगा फॉर 1% ऑफ रिस्क, वो रिटर्न बेहतर होगा। मतलब जिस म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो बेहतर होगा वो म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 100% नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये बताने, आप सिर्फ शार्प रेशियो के बेसिस पे क्या मैं सट्टा खेल जाऊं क्या कि सर एक मेरे को 70% शार्प रेशियो वाला म्यूचुअल फंड मिला है, पूरा पैसा घर बार का पैसा बेच के, पापा का पीएफ ग्रेचुटी सब बेच के उसमें डाल देता हूं? बेवकूफ होंगे आप अगर आप ऐसा करोगे। समझ में आ रहा है आपको? कुछ की नोट्स हैं जो अपने को यहां पर अभी देखने पड़ेंगे बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने आज क्या क्या करा है, ठीक है। ये पूरा ध्यान से पढ़ना आपको चाहिए, तो आप इसको नोट भी करना। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा नीचे बताइए प्लीज, पता नहीं आज कैमरे में क्या हो रहा है। हाँ, मुझे आप थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो म्यूचुअल फंड के? अगर बना रहे हो तो क्या आप उसको स्कैन करके, अगर आपने अभी तक नोट्स बनाए तो क्या आप उसको स्कैन करके गूगल ड्राइव में डाल के कमेंट में पेस्ट करोगे? मैं पिन करना चाहता हूं कमेंट, जिसके भी नोट्स सबसे अच्छे होंगे मैं पिन करूंगा, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। और बस पिन ही करूंगा, इसमें बुक नहीं मिलेगी, ठीक है, बाद में समझेंगे। तो अपन पहले समझते हैं कि बीटा जो होता है वो म्यूचुअल फंड की रिस्क को कंपेयर करता है, रिलेटिव रिस्क का मेजर होता है टू इट्स बेंचमार्क। तो इसका मतलब है अगर बीटा हाई है तो क्या रिटर्न ज्यादा मिलेगा? भाई रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, वो तो आउटपुट है। क्या आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा क्योंकि आपने रिस्क ज्यादा ले लिया? अगर बीटा हाई है तो ज्यादा रिलेटिव रिस्क है, बेंचमार्क के मुकाबले मेरे रिस्क ज्यादा है। लेकिन बीटा जो है वो फंड की इनहेरेंट रिस्क को कवर नहीं करता है, तो फंड की इनहेरेंट रिस्क कहां से कवर होगी? फंड की इनहेरेंट रिस्क कवर होगी स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। जो अल्फा होगा ना, योर अल्फा इज नथिंग बट एक्स्ट्रा रिटर्न अबव बेंचमार्क रिटर्न एडजस्टेड फॉर रिस्क। तो जो आपने एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करे हैं, ठीक है, उसको आपको रिस्क के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बीटा हाई है तो आपका अल्फा डिक्रीज होगा, अगर आपका बीटा लो है तो आपका अल्फा बढ़ेगा। कारण क्या होता है कि आपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमा के दिया, लेकिन आपका रिस्क भी ज्यादा है, तो आपने कौन सी नवाई कर ली? समझ रहे हो? आपका एक्चुअल स्किल तो तब माना जाएगा जब आपका रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा है और आपने जो रिस्क है आपकी वो बेंचमार्क से कम है। मतलब मेरा रिटर्न ज्यादा, बीटा कम, तो मेरा अल्फा ज्यादा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको ये बताता है कि फंड के रिस्क का लेवल क्या है। अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये मानूंगा मैं कि मेरा जो फंड है वो वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है फंड। मतलब अगर 30% का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो फंड का प्राइस, एनएवी का प्राइस आज यहां से यहां तो 30% ऊपर जाएगा या 30% नीचे आएगा।
शार्प रेशो जो होता है, जो अपन ने अभी सीखा, ठीक है, ये शार्प रेशो जो होता है वो क्वांटिफाई करता है कि आपने कितना रिटर्न गेन किया है फॉर एक यूनिट ऑफ रिस्क। तो उस रिटर्न के अंदर हम रिस्क फ्री रेट के रिटर्न को हटा देते हैं। उसको हटाने का लॉजिक ये होता है कि भाई सिंपल सी बात है, वो रिटर्न तो मैं जीरो रिस्क पे भी ला सकता था ना। तो अगर मैंने कुछ रिस्क लिया है तो मुझे रिस्क फ्री रेट से सुपीरियर रिटर्न चाहिए। तो वो सुपीरियर रिटर्न आपके कितने हैं, वो एडिशनल रिटर्न आपके कितने हैं फॉर ईच वन यूनिट ऑफ रिस्क। अगर आपका शार्प रेशो ज्यादा है, समझना, तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपका फंड का परफॉर्मेंस सुपीरियर है कंसीडरिंग रिस्क एंड रिटर्न। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है आपको जो ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आपको दो काम करने हैं। आपको एक बार वापस ये वीडियो देखना है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। अगर ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोगों के सिमिलर काइंड ऑफ कमेंट आ रहे हैं तो मैं अगले सेशन के अंदर उसको जरूर कवर कर लूंगा। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। आप सबको मेरा नमस्कार, बाय बाय।